बच्चों सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में पाठ नंबर 11 है, जिसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। इस पाठ को आज हम स्टार्ट करते हैं। पाठ नंबर है 11 और पाठ का नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। सबसे पहले हम इसका पाठ परिचय देखते हैं। इस पाठ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन के सभी पहलुओं की सभी पहलुओं को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यानी ये जो पाठ है हमारा, जिसका नाम है गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, इस पाठ में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिसको हर कोई जानता है, इनके जीवन के कुछ पहलुओं को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनके आरंभ, यहाँ पहलू बताए हैं, यानी यहाँ लिखे ना सभी पहलू, यानी उनमें से जो कुछ पहलू थे, मुख्य पहलू, उनका यहाँ वर्णन है। उनकी आरंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, उनकी उपलब्धियां और उनके जीवन दर्शन के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये जो पॉइंट है, इनको विस्तार पूर्वक इसमें वर्णित किया गया है। उनकी आरंभिक शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, उच्च शिक्षा कहाँ हुई, उनकी उपलब्धियां क्या क्या थी और उनके जीवन दर्शन के बारे में उन्होंने मुख्य जो हमें पहलू दिए हैं जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं, उनके बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। उनका मानना था कि सभी बच्चों की शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। उनकी एक सोच थी, उस सोच के अनुसार ये मानते थे कि जो सभी बालक हैं, जो विद्यालयों में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, उनकी शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। आगे चलकर उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो प्राकृतिक वातावरण से भरपूर था। उन्हें अपने जीवन में कई उपलब्धियां और सम्मान भी प्राप्त हुए थे। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनको काफ़ी सारी उपलब्धियां मिली थी और काफ़ी सारे इनको सम्मान भी मिले हुए थे। आगे देखते हैं पाठ को। उत्तरी कोलकाता में एक पुरानी सड़क है। यहाँ का बताया गया है कि उत्तरी कोलकाता में एक पुरानी सड़क है और उस पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। जो पुरानी सड़क है, उस सड़क पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। दोनों ओर मकान है। जो पुरानी सड़क है ना, उस सड़क के दोनों तरफ मकान बने हुए हैं जो आपस में सटे हुए हैं। आपस में सटे हुए मतलब एक दूसरे से बिल्कुल मिलकर बने हुए हैं। जैसे गांव में होते हैं कि दीवार दूसरे की दीवार साझे की होती है, जैसे हिस्सा होता है दोनों का। इस तरह से जो मकान थे ना उस पुरानी सड़क के पास, वहाँ जो मकान थे वो आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं। इसी सड़क से एक छोटी सी गली निकलती है और ये जो पुरानी सी सड़क है ना, इस सड़क से एक छोटी सी गली निकल रही है। एक बड़े से फाटक पर पहुंचकर गली समाप्त हो जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे गांव में भी होता है, जैसे एक सड़क होती है, ठीक है, गली होती है, जैसे वो कहीं ना कहीं जाकर खत्म भी हो जाती है, ठीक है। अब जैसे इसमें बताएं कि एक बड़े से फाटक पर पहुंचकर वह गली जो थी ना, छोटी सी गली थी, वह गली समाप्त हो जाती है। फाटक के भीतर विशाल 3 मंजिला मकान है। और जो ये बताया ना कि फाटक पर पहुंचकर गली समाप्त होती है ना, उस फाटक के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा 3 मंजिलों वाला महल बना हुआ है। आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। इन्होंने कहा मतलब कि एक बहुत अच्छी कहानी का वर्णन किया है इन्होंने। सुप्रसिद्ध जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उनके बारे में वर्णन किया है इन्होंने कहा कि आज से लगभग 150 साल पहले की बात है। इस महल में एक गोरा छरहरा बालक रहता था। और जो विशाल 3 मंजिला महल है ना, उस महल में एक गोरा और छरहरा होता है जो मोटा न हो, ठीक है, तो छरहरे बदन का था ये। तो इन्होंने कहा उस महल में गोरा और छरहरा बालक रहता था। बालक का नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। और जो बालक था, जो गोरा छरहरा था, उसका नाम था रविंद्रनाथ ठाकुर। घर के लोग उसे रवि कहते थे। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर नाम था तो घर के लोग उसको रवि कहकर बुलाते थे। गली का नाम था द्वारकानाथ। देखो जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, घर में उसको किसी नाम से पुकारते हैं, बाहर उसको किसी और नाम से पुकारते हैं, ठीक है। तो गली का क्या नाम था, द्वारकानाथ ठाकुर। जो देखो एक गली थी ना, जैसे ऊपर वाले गद्यांश में हमने पढ़ा, उस गली का नाम था द्वारकानाथ ठाकुर की गली। और सड़क का नाम था चितपुर रोड। यानी जहां ये रहते थे ना रविंद्रनाथ ठाकुर, घर के लोग उसको रवि कहते थे। जिस गली में रहता था, गली का नाम था द्वारकानाथ ठाकुर की गली और सड़क का नाम था चितपुर रोड। रविंद्रनाथ के दादा
द्वारकानाथ ठाकुर, यानी जिस नाम से वो गली थी द्वारकानाथ ठाकुर की गली, रविंद्रनाथ के दादा द्वारकानाथ ठाकुर प्रिंस यानी राजा कहलाते थे। ठीक है, तो इनके जो दादा, मतलब ये हमने जैसे पाठ में पढ़ा एक महल में रहते, तो महल में ऐसे तो है नहीं भी, गरीब थे, तो इसका मतलब तो अच्छी खासी आर्थिक स्थिति थी इनकी। इन्होंने कहा रविंद्रनाथ के दादा द्वारकानाथ ठाकुर प्रिंस यानी कि राजा कहलाते थे। उनके वैभव की धाक देश में ही नहीं विलायत में भी थी। वैभव यानी कि जो धन संपदा होती है, और धाक क्या होती है? धाक का अर्थ होता है भावी प्रभाव होना। वर्ड मीनिंग भी हमारे चैप्टर में दे रखे हैं। धाक का अर्थ क्या है? भारी प्रभाव होना। तो जो इनके पास जो धन संपत्ति थी, जो शक्ति थी इनके पास, उसकी धाक हमारे यहाँ ही नहीं थी, बल्कि विलायत विदेशों में भी थी। हर कोई जानता था इनको विदेशों में भी, जैसे आज अंबानी को जानते हैं। रविंद्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ ठाकुर और भी प्रसिद्ध हुए। जो इनके दादा थे ना द्वारकानाथ ठाकुर, इनके जो बेटे थे यानी जो रविंद्रनाथ के पिताजी थे देवेंद्रनाथ ठाकुर, और भी ज्यादा प्रसिद्ध हुए। संतों जैसे आचार विचार के कारण वे महर्षि कहलाते थे। कौन? देवेंद्रनाथ। ठीक है, बड़े मतलब संतों जैसे ख्याल थे, आचार विचार व्यवहार संतों जैसा था, तो इसी कारण वे क्या कहलाए? महर्षि कहलाए। आगे बताया इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई 1861 को हुआ था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म आपको पता होना चाहिए, बेसिक चैप्टर है हमारा रविंद्रनाथ टैगोर पर। तो इनका जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 को। उनका बचपन परिवार के और बच्चों की ही तरह बड़ी सादगी से बीता। धन संपदा तो खूब थी इनके पास, लेकिन रहन सहन बिल्कुल सामान्य। तो इनका बचपन भी, रविंद्रनाथ का बचपन भी परिवार के अन्य दूसरे बच्चों की तरह बड़ी ही सीधे साधे व्यवहार से बीता। भाई बहनों में 13 उनसे बड़े थे। जिनके भाई बहन थे ना परिवार में, तो 13 इनके बड़े भाई बहन थे। शैशव अवस्था को पार करते ही रवि हवेली से, शैशव अवस्था होता है बचपन की अवस्था, को वर्ड मीनिंग देखिए। शैशव अवस्था होता है बचपन, तो इन्होंने कहा शैशव अवस्था को पार करते ही रवि हवेली से बाहर कर दिए गए। बचपन में को जैसे ही इन्होंने पार किया, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे इनको हवेली से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें महिलाओं की देखभाल से छुट्टी दिलाकर नौकरों के हवाले कर दिया गया था। घर में जो महिलाएं उनकी देखभाल करती थी ना, तो उससे उन महिलाओं से तो इसको छुट्टी दिला दी गई। अब इनकी देखभाल कौन करता था? जो घर में नौकर थे। उन दिनों धनी लोगों की यही रीति थी। धनी लोग यानी जो अमीर लोग थे, उनके घर में यही रीति, यही रिवाज था। रिवाज क्या था कि जब बच्चा जैसे ही बचपन को पार करता है, तो घर की महिलाएं उसकी देखभाल नहीं करेंगी, बल्कि जो नौकर हैं वो उसकी देखभाल करेंगे। रात को सिर्फ सोने के लिए माँ के पास जा पाते। पूरा दिन नौकरों के पास रहते, नौकर उनकी देखभाल करते, और रात को सिर्फ सोने के लिए ही बच्चा अपनी माँ के पास जा पाता था। सोते समय एक बूढ़ी दादी उन्हें परियों की कहानियां सुनाया करती। जब ये सोते तो जो बूढ़ी दादी थी इनको परियों की कहानी सुनाया करती थी। संगी 2 थे, एक भाई और एक भांजा। परिवार में जैसे बताया ना इन्होंने कि 13 इनसे बड़े थे, तो इनके ऐसे भांजे भी थे जो उम्र में इनसे भी बड़े थे। तो इनके संगी यानी कि साथी 2 थे, एक इनका भाई और दूसरा इनका भांजा। दोनों उम्र में बड़े थे और दोनों रविंद्रनाथ टैगोर से उम्र में बड़े थे। रवि को स्कूल भेजा गया। रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ने के लिए स्कूल भेजा गया, परंतु स्कूल उन्हें जेल के समान लगता था। लेकिन जैसे ही इनको स्कूल भेजा गया पढ़ाई करने के लिए, तो स्कूल इनको किसके समान लगता था? जेल के समान। बंद कमरे की पढ़ाई सहन नहीं होती थी। जैसे स्कूल में तो बच्चे एक कमरे में ही बैठेंगे ना, एक कमरे में ही पढ़ाई करेंगे, तो जो बंद कमरे में पढ़ाई होती थी वह उनसे सहन नहीं होते थे। 3 स्कूल आजमा लेने के बाद उन्होंने स्कूली पढ़ाई को तिलांजलि दे दी। 3 स्कूल, तीनों मतलब इन्होंने 3 स्कूलों में गए ताकि इनका मन लग जाए, पढ़ाई कर ले। लेकिन इन्होंने क्या किया? स्कूली पढ़ाई को, स्कूली शिक्षा को तिलांजलि दे दी। तिलांजलि क्या होता है? ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तिलांजलि का अर्थ होता है पूरी तरह से त्याग देना। तो जैसे इन्होंने 3 स्कूलों में ट्राई की, 3 स्कूलों में गए ताकि मन लग जाए, पढ़ाई कर ले, लेकिन इनका मन नहीं लगा और फिर इन्होंने स्कूली शिक्षा को
तिलांजलि दे दी, पूरी तरह से उसको त्याग दिया। घर वाले समझते थे कि यह लड़का दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे जो बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो हर कोई ये समझेगा ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, तो घर वाले भी ये समझते थे कि लड़का ना दुनिया में कुछ नहीं कर पाएगा। परंतु रवि का पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगता था। सिर्फ स्कूल ही जाना होता था, लेकिन पढ़ाई में इनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी, खूब मन लगाकर पढ़ते थे। दिन भर पढ़ना लिखना चलता रहता, दिन भर ही अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहते। स्कूल घंटे भर अखाड़े में जोर आजमाइश के बाद बांग्ला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि की पढ़ाई होती। सुबह घंटे भर अखाड़े में मतलब थोड़ी सी एक्सरसाइज करते, कसरत करते, और उसके बाद ये देखो बांग्ला, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, संगीत और चित्रकला की पढ़ाई करते। बाद में अंग्रेजी साहित्य भी इस सूची में आ गया। यहाँ अंग्रेजी ने लिखा ना, तो बाद में इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा में भी इन्होंने रुचि दिखाई, अंग्रेजी भाषा को भी पढ़ा। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण जो भी सिखाया जाता झट से सीख लेते थे। कुशाग्र बुद्धि का अर्थ होता है तेज बुद्धि वाला। तो जो इनकी तेज बुद्धि थी, तो तेज बुद्धि के कारण जो भी इनको थोड़ा बहुत सिखाया जाता ना, फटाफट से सीख लेते थे। तेज बुद्धि थी इसलिए जो भी सिखाया जाता है ये फटाफट से सीख लेते थे।